पिछले हफ्ते भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया और अब वो एक एक्ट बनकर सामने आया है। आज के इस डीकोड पंजाब के एपिसोड में मैं हूं रुचिका एम खन्ना और मेरे साथ हैं मेरे कुलीग मिस्टर राजमीत सिंह, और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर जमीलुर रहमान, जो कि मलेरकोटला से एमएलए हैं और पंजाब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सो सर, ये जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट ने, दोनों लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में पास किया गया, इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पंजाब के मुस्लिम क्या सोचते हैं? असल में ये जो अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों से पूछे बगैर, उनकी सलाह के बगैर, उनका मशवरा लिए बगैर, मुस्लिम दानिशवरों से, मुस्लिम लीडरों से मशवरा किए गए बगैर पास किया गया है। और इसके बारे में ना सिर्फ ये कि पंजाब के मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो एक ही तरह की राय रखते हैं कि ये बिल जो है ये मुस्लिम मुखालिफ है और मुस्लिम जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुर्द बुर्द करने के लिए लाया गया है। सो मुस्लिम पंजाब वक्फ बोर्ड जो है उसके पास जो हमारे पास जो फिगर्स आते हैं उसमें आता है कि करीब 25,403 एस्टेट्स हैं, जिसके अंदर करीब 75,965 यूनिट्स हैं। इतनी प्रॉपर्टी है, पर जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो करीब सिर्फ 55 करोड़ साल के करीब आ रहा है, 55-60 करोड़ के करीब आ रहा है साल में। सो क्या रीज़न है इनसे? क्या इंक्रोचमेंट है? बिकॉज हम यही सुनते आते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर फ़लाँ अफसर ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ पॉलिटिशियन ने कब्ज़ा कर लिया। क्या स्थिति क्या है? क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, सो क्या स्थिति क्या है? ऐसा ही है। पंजाब में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से सिर्फ 7,400 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनसे बोर्ड को इनकम हो रही है या जो रन कर रही हैं, और इसके अलावा 19,782 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिन पे इलीगल कब्ज़ा है लोगों का। उसमें आला अफसरान भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें इन्फ्लुएंशियल्स भी हैं, उसमें सरकारी इदारे भी हैं। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यानी तकरीबन 70% वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़े हैं जिनसे बोर्ड को कोई इनकम नहीं हो रही है। 70%? जी, अगर 70% प्रॉपर्टीज़ पे आप कह रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़े हैं? जी, नाजायज़ कब्ज़े हैं। और इसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर तीनों शामिल हैं? हाँ, इसमें सभी शामिल हैं और इन्फ्लुएंशियल्स बासर लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। और अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनसे इलीगल कब्ज़े हटा दी जाएं तो मैं समझता हूँ ये कई 100 करोड़ रुपया इनकम हो सकती है। दूसरे ये है कि जो रनिंग कर रही हैं उनमें भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें पूरा जितना मार्केट रेट है, जितना हमें वहाँ से रेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1954 में, 1954 में, और उसके बाद उसमें 1995 में अमेंडमेंट हुई और 2013 में फिर अमेंडमेंट हुई। अगर मतलब अभी हम देखें कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है, तो अगर उसको मतलब अभी ये पावर्स दी जाएं कि वो मतलब अभी पावर तो एक्ट ने तो दी हैं कि वो उनको विकेट करा सके। जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ से हम कब्ज़ा हटाते हैं, इसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ से भी कब्ज़ा उठाया जाना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड की इनकम को बढ़ाया जा सके और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हो सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से वक्फ बोर्डों का वजूद आया है पूरे मुल्क में, या पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में किसी ने भी वक्फ प्रॉपर्टी पर से नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए मुहिम नहीं चलाई, ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जो जिनकी काबिलियत पर यकीन किया जा सकता है, जिन्होंने पंजाब के लिए बड़ा मार्केबल काम किया है, लेकिन
वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर होकर वो भी कोई इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। डॉक्टर साहब, इसमें इसका मतलब वक्फ बोर्ड में कोई लूप होल्स एक्ट में हैं जो वो कब्जे नहीं हटा सके बड़े बड़े लोगों से, या किराया जो मार्केट रेट है वसूल नहीं सके, तो आप बताएंगे इसके बारे में क्या लूप होल्स हैं? इसमें लंबे अरसे तक तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ 4 स्टेट्स का जो वक्फ बोर्ड है ये ज्वाइंट रहा है। और ज्वाइंट वक्फ बोर्ड में अगर 2 सूबों का ज्वाइंट हो वक्फ बोर्ड तो वो सेंटर के हाथ में चला जाता है। तो ये 4 सूबों का ज्वाइंट वक्फ बोर्ड रहा है और सेंटर से एडमिनिस्ट्रेटर लगता था। और सेंटर की नीयत, आपको पता है सेंटर की नीयत कभी साफ़ नहीं रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे ये बीजेपी की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करने के लिए किसी ने काम नहीं किया, लूटने का काम अलबत्ता किया है। अपने चहेतों को वक्फ बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर लग के आते रहे उनके थ्रू बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बासर लोगों को दी जाती रही हैं। पर कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उस वक्त भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है जी पूरे हिंदुस्तान में वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर बेचैन और परेशान रही है और आज भी बेचैन और परेशान है। अब तो हद ही हो गई है, अब तो उसमें इंटरफियरेंस भी, मतलब लीगली इंटरफियरेंस आ गई है एक्ट पास करके। आज पंजाब वक्फ बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कोई फैसला लिया गया? कोई आप लोगों ने कोई मता पास किया कि ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है इसके बारे में कोई डिस्कशन हुई इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये तो बर्निंग टॉपिक है और हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक एक्ट है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने का मुकाम है कि आखिर हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके साथ होगा क्या। इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि वक्फ के बारे में ज़रा हम मालूमात हासिल कर लें। वक्फ जो है कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से ता क़यामत, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक के लिए उसको दान कर देना कि इसकी इनकम से गरीबों को, यतीमों को, बेसहारा लोगों को, विधवाओं को और एजुकेशन पर और सेहत सहूलतें प्रोवाइड करने पर इनको खर्च किया जाएगा, इसकी इनकम को। तो वो प्रॉपर्टीज़ लोग अपनी मर्ज़ी से दान करते हैं और जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक उसकी नोयत को भी चेंज नहीं किया जा सकता वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। तो उसमें दखलअंदाज़ी करके या उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो अपनी बदनीति का इजहार किया है, दूसरे जो हमारे संविधान की प्रीएम्बल है जिसमें हमारे देश को एक सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर स्टेट कहा गया है, ये उस पे डाका डाला गया है और हमारी प्रीएम्बल की रूह को जो है, रूह को मस्ख करके रख दिया गया है। यहीं पर बस नहीं बल्कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो हमारे संविधान की आर्टिकल 14, 15, 29 और 30 हमें गारंटीज़ देते हैं और उनको भी पामाल किया गया है। अपने कोई भी कम्युनिटी अपनी मर्ज़ी के इदारे चला सकती है, अपनी मैनेजमेंट्स बना सकती है। तो इसी तरह से वक्फ बोर्ड जो है ये बनते थे, इनकी मतलब ये अपनी मैनेजमेंट थी मुस्लिम्स की, अब उसमें दखलअंदाज़ी कर दी, अब उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी एंट्री दे दी, चाहे वो सेंटर की वक्फ काउंसिल है चाहे वो स्टेट के वक्फ बोर्ड हैं। तो 2 मेंबर्स जो हैं वो पक्के कर दिए हैं, 2 उसमें 2 उसमें। तीसरा जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का, जिसको सीईओ अपॉइंट किया जाता था नॉन मुस्लिम को भी। हालांकि इससे पहले ये कंडीशन थी कि बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम होगा। रहमान साहब एक चीज़ बताएं, हम बात कर रहे हैं कि आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। सो आप मुझे ये बताएं कि अगर सीईओ अपॉइंट होता है, सो आपको नहीं लगता ये जो पंजाब में जैसे आप बोल रहे हैं 70% प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे नाजायज़ कब्जे हैं, सो अगर सीईओ अपॉइंट होता है, डज इट नॉट एम्पावर द वक्फ बोर्ड टू गेट रिड ऑफ द इंक्रोचर्स? सीईओ तो अब भी हैं, अब सीईओ मुस्लिम है
वक्फ प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मस्जिद है, उसमें कब्रस्तान है, उसमें दरगाह है, उसमें लोगों की तरफ से और मतलब अभी एग्रीकल्चर लैंड है या शॉप्स वगैरह हैं। तो एक मुस्लिम जो है वो ज़्यादा गहराई से सोच सकता है, उसकी आस्था है, उसका अकीदा है, उसका विश्वास है, उसका ईमान है। तो जब हम किसी नॉन मुस्लिम को सीईओ लगा देंगे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ रहेगा। पर उन्होंने अब देखिए, होम मिनिस्टर ने बार बार क्लैरिफाई किया है, प्रबंधक कमेटी है, श्राइन बोर्ड है हिंदू धर्म के, उसमें कभी आपने सुना है कि किसी मुस्लिम को उसमें मतलब मेंबर्स बनाया गया है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में या श्राइन बोर्ड्स में? सर इसमें बार बार होम मिनिस्टर ने, जब ये बहस चल रही थी लोकसभा में, तो होम मिनिस्टर ने बार बार, मिस्टर अमित शाह ने बार बार ये बात कही कि जो हम नॉन मुस्लिम अपॉइंट कर रहे हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए हैं, दे विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स। इस पर आपका क्या कहना है? कैसे मतलब अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या चलाएंगे वो? एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है? ये देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अमित शाह की कौन सी बात का आप एतबार करेंगे? मोदी साहब की किस बात का यकीन किया जा सकता है? वो तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बताते नहीं हैं किसी को कब क्या कर दें। तो उन्होंने तो देश को एक ऐसे मकाम पे ला खड़ा किया है कि जहाँ पर देश के सभी फ़िरक़ों के लोग परेशान हैं। देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए सभी का योगदान ज़रूरी होता है। अब इस मुल्क में हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुस्लिम आबादी को अगर हम निगलेक्ट करके कहें कि हमारा देश तरक्की कर लेगा या हम आगे बढ़ जाएंगे या हम सुपर पावर बन जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये आइडिया जो है ये हजम नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये परसेप्शन, क्या आपका इशारा जा रहा है कि परसेप्शन बनाई जा रही है, कि नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? असल में ये वर्ल्ड लेवल पे मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ एक परसेप्शन बनाई जा रही है, यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से, हमारे मुल्क में ख़ुद ये मोदी साहब जैसे लोगों की तरफ से, तो जिन्होंने फ़िरका परस्ती को मतलब और नफ़रत की राजनीति को अडॉप्ट किया है। हालांकि हमारा मुल्क, जिसकी आज़ादी में यहाँ के सभी लोगों ने योगदान डाला है, सभी ने मिलजुल के इस मुल्क को ग़ुलामी के पंजों से आज़ाद कराया, और उस वक्त उनके पेश नज़र यही था कि हम आज़ाद मुल्क में सभी लोग बराबर के हमें मौके मिलेंगे, हम बड़े फूलेंगे, देश तरक्की करेगा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, मोहब्बत की हवाएं चलेंगी। हमने गैरों को यहाँ से निकाल दिया है और मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये सोच लेकर आगे बढ़े थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आती गई कि जिन्होंने नफ़रत के बीज बोए हैं, जिन्होंने फ़िरका परस्ती की राजनीति की है, मुल्क को आगे ले जाने की बजाय उन्होंने अपने मफादात को तरजीह दी है। रहमान साहब, आप आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं मलेरकोटला से, सो आम आदमी पार्टी का, आपकी पार्टी का इस पर क्या, उन्होंने क्या स्टैंड रखा है अपना? आम आदमी पार्टी ने इसकी सख्त अल्फाज में विरोधता की है, इसकी मुखालफत की है, इसकी निंदा की है। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान साहब अभी चंद रोज़ पहले ईद पे मलेरकोटला आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली ये बात कही कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी विरोधता करते हैं। और हाउस के अंदर पार्लियामेंट में भी हमारे संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट सरदार गुरमीत सिंह मीथेर जी ने बहुत ही डट कर इस बिल की मुखालफत की और उन्होंने बड़ा सख्त वहाँ पे अपना बयान दिया। डॉक्टर साहब, एक अमित शाह जी ने एक हाउस में एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट जब चल रही थी कि 1939 से 13 तक 18 लाख प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ बोर्ड की, और 15 से 25 के मुझे उसमें 21 लाख का इजाफा हुआ है। तो पंजाब में भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ ओवर द ईयर्स बढ़ी, कोई डाटा है आपके पास? इसमें ऐसा होता है कि ये एक इस्लाम में एक ये कंटिन्यू फेनोमेना है। ये वक्फ किए जाने का अमल जो है ये जारी रहता है, कोई आदमी किसी वक्त भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ कर सकता है।
तो ऐसे हमारे यहाँ मतलब है पंजाब में भी, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी फैमिलीज़, ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते हैं कि इसकी इनकम जो है वो गरीबों यतीमों मेरा पर सवाल खर्च। इंक्रोचमेंट से रिलेटेड था। प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, इंक्रोचमेंट्स खत्म नहीं हो रही, तो मेरा सवाल उसके आसपास घूम रहा है। तो जी। वो उसके पे क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप उसको कैसे करेंगे? देखिए, मतलब पंजाब वक्फ बोर्ड इस पे क्या कर हाँ, रहा क्या है कर रहा कि है? हम इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए, अब आप हैं ओवैस साहब, वो चेयरमैन है पंजाब वक्फ बोर्ड के, सो उसमें अब आप लोग कोई आपने प्लान बनाया है कि किस तरह से आप इंक्रोचमेंट्स रिमूव करेंगे? बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूरा जो है नक्शा, पूरे पंजाब का सिनेरियो जो है वो देखा जाए और उसको फिर उसका जायज़ा लिया जाए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नाजायज़ कब्ज़ों में हैं। फिर उसकी रिपोर्ट्स तैयार करके फिर प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे, उनको नोटिसेस वगैरह जारी करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ लीगल ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं बोर्ड में, उनके थ्रू हम उनको नोटिस देंगे कि आप लोगों ने वक्फी प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, या तो आप टेनेंट बनिए या आप लेसी बनिए, या फिर मतलब अभी वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो कई जगह पे vacate- तो सुना पक्के घर बना लिए लोगों ने। हाँ, उसको भी देखिए पक्के घर बना लिए, रहने और वो लगे, कई साल से लोग रह रहे हैं। वक्फ रिकॉर्ड में है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उनको नोटिस जाएगा, तो वो उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट में फिर वो हल्फिया बयान देंगे कि हम वो उसको तस्लीम करेंगे कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, हमारे पास इसका कोई कागज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं ये है। नोटिस इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जो नई अमेंडमेंट एक्ट है उसमें भी कुछ प्रावधान इस ये तरह के प्रोसेस हैं चलता रहता है, पहले भी ये शुरू से चल रहा है। जो 7 साल वाला तो मैं प्रावधान 40 है साल से उसको जुड़ा हुआ हूँ वक्फ बोर्ड से, यानी ऐसा है, मैं नज़र रखे हुए हूँ। तो मैं उसी वक्त से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ज़िलों में बहुत से लोगों को नोटिस वगैरह जारी किए जाते हैं, कुछ लोग सेटलमेंट कर लेते हैं और वो टेनेंट बन जाते हैं, और बहुत से लोगों के खिलाफ अदालतों में केस चल रहे हैं, तो वहाँ वो एडमिट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो हमारी नहीं है, वक्फ बोर्ड की है, हमें माकूल जो है वो इसका किराया जो है फ़िक्स कर दिया जाए, तो कर दिया जाता है, तो बोर्ड की प्रॉपर्टी सेफ़ हो जाती है और वो किराएदार बन के रहते हैं। सो अभी मेरा ख्याल 13 मार्च को ही वक्फ बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, अभी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसमें एक प्रावधान ये भी है जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है कि 2 औरतों को भी मेंबर बनाया जाएगा, तो मेरे ख्याल पंजाब में तो काफ़ी देर से 2 औरतों को मेंबर बनाया जा रहा है। नहीं, पंजाब में नहीं, जो वक्फ एक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जो वक्फ एक्ट 1995 जिसकी सेक्शन 14 के तहत बोर्ड की कंपोजिशन होती है, तो उसमें ये बाकायदा एक प्रावधान है कि देयर मस्ट बी 2 लेडी मेंबर्स इन द बोर्ड। तो वो पूरे मुल्क पर लागू है, हर सूबे में है ये। तो हमारे यहाँ भी 2 लेडी मेंबर्स हैं, तो ऑलरेडी हैं। ये तो आपके 2 चेयरमैन में विमेन रह चुकी हैं जी, 2 चेयरपर्सन रह चुकी हैं लेडीज़। तो आपने नया एक्ट पढ़ा होगा जो मैंडेट एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 40 है जिसके बारे में लिखा जाता था कि 1995 के सामने अगर वक्फ बोर्ड देखता है कि कोई ज़मीन उनकी है तो वो अपने नाम पे उसको कर सकता था, वो अब सेक्शन ड्रॉप कर दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो देखिए, ये तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसमें कई एक ऐसी शिकें शामिल कर दी गई हैं जो इस बात का सबूत फराहम करती हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुर्द-बुर्द करने का प्रोग्राम बनाया गया है, ये अडानी अवानियों को देने का प्रोग्राम बनाया गया है। बड़ी बड़ी लैंड्स हैं वक्फ बोर्ड के पास, जैसे मैंने जिक्र किया कि 1400 बीघा के एक प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। तो ऐसी प्रॉपर्टियों पर उनकी बुरी नज़र है, उसी बुरी नज़र के पेश नज़र ही मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस किस्म की अमेंडमेंट्स लाई गई हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और दस्तूर के हमारे भारतीय संविधान के बहुत से मतलब धारों की बहुत से सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की गई है। जो हमारी मजहबी आज़ादी है उसको भी कुचल दिया गया है। जो इंस्टीट्यूशंस, हर कम्युनिटी को अपने इंस्टीट्यूशन चलाने की, अपनी मैनेजमेंट बनाने की जो उनको इख्तियारात दिए गए थे, संविधान ने जो हुकूक दिए थे, उनको भी पामाल कर दिया गया है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आपने नाम लिया, उनके साथ मिलके जी मिलके ये खेला गया है। ओके, रहमान साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक एलिगेशन लगाया कि बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले रहे हैं जो, या बहुत ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर रखा है, आप
क्या वक्फ बोर्ड ने इनके ऊपर कोई केसेस दायर किए? करीब 1800 केसेस इस समय अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में। क्या इन लोगों पर कोई केसेस दायर किए गए और ये कौन लोग हैं? बहुत से केसेस जो हैं बड़े पैमाने पर उन लोगों के ख़िलाफ़ बोर्ड ने मुख्तलिफ़ अदालतों में दायर कर रखे हैं जिनके वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े हैं। अभी क्योंकि बोर्ड नया कंस्टिट्यूट हुआ है और उसमें मैं भी आया हूँ, तो अभी तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। अभी हम कुछ थोड़ा सोच ही रहे थे कि ये अमेंडमेंट वाला बिल आ गया है, तो इस पे थोड़ी चर्चा चल रही है। तो आने वाले दिनों में तो इसको भी तेज़ करेंगे। हमारे ट्रिब्यूनल्स भी हैं, उनको भी, उनकी भी हम जो रिपोर्ट्स लेंगे उन्होंने अब तक क्या किया है, तो इस प्रोसेस को और तेज़ करेंगे। और उसमें वो सारे लोग जितने भी, चाहे वो कितना ही बाअसर कोई क्यों ना हो, कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कुछ सियासतदान क्यों ना हो, उन पे मतलब भी उनको नोटिस देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रहमान साहब, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, इस समय जो हमारे पास फिगर्स हैं 1637 केसेस हैं जो अलग अलग इस समय लिटिगेशन में हैं। इनमें से कितने ऐसे केस हैं जिसमें आप इन बड़े लोगों पर किया है? बिकॉज एलिगेशन एक लगता रहता है कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। सो इनमें से कितने पॉलिटिशियन या पुलिस वालों के ऊपर आपने वक्फ बोर्ड ने केस किया है? या फिर ये भी एक पॉलिटिक्स के इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स की बड़े लोगों को छोड़ा जाता है और छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ज लिया है। अभी आज ही हम लोगों ने इस पे कुछ चर्चा की है, तो जो लीगल हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने बुलाया है 12 तारीख को। उनसे मतलब अभी ये सारी फीडबैक लेंगे और उन पे फिर गौर करेंगे, लिस्टें देखेंगे किन किन के ख़िलाफ़ में केस जो है वो चल रहा है, किस पे नहीं हुआ है, और इलीगल ऑक्यूपेंट्स कौन कौन हैं, वो सारी चीज़ वक्ताने पे आपको बताई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू रहमान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुला के मौका दिया कि मैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे अपने ख्यालात नाज़रीन के सामने पेश कर सका। Thank you viewers for watching this episode of Decode Punjab. Do continue to read your favorite newspaper, which is The Tribune. Do continue to follow us on all our social media handles across X, on Instagram and on Facebook. Thank you very much.